नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, खेल, देश, दुनिया और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरें एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आज आ सकती है। कल भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बाकी 41 उम्मीदवारों के नामों पर किया गया मंथन। शुक्रवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता हुए शामिल। बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों सहित प्रत्याशियों के चयन पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कल हुई सीईसी बैठक में 10 से 11 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के फाइनल नाम नहीं हो पाए। दिल्ली की बची सीटों पर चर्चा के लिए आज भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक होनी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ कोर ग्रुप की बैठक होगी। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए भाजपा की 29 उम्मीदवारों की पहली सूची 4 जनवरी को सामने आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। ये सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें दिल्ली के 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान लेंगे हिस्सा। अमित शाह झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनसे पार्टी की योजनाओं के बारे में करेंगे चर्चा। भाजपा ने झुग्गियों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जून 2024 में झुग्गी अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 1000 बूथों पर 253 विस्तारक बनाए गए, जिसमें 53 महिलाएं विस्तारक भी शामिल। झुग्गी अभियान में विस्तारकों को हर 3 बूथ पर जिम्मेदारी दी गई, ताकि झुग्गियों में स्थानीय मुद्दों को समझा और उनको हल किया जा सके। दिल्ली में 675 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल और श्रम रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अगुवाई में 3 दिवसीय विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है। इसमें युवाओं, नीति निर्धारकों, राष्ट्रीय और वैश्विक हस्तियों के साथ सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा। साथ ही ये देश के भविष्य को आकार देने के लिए अपने विचार करेंगे साझा। एक्स पर पोस्ट किए गए अपने संदेश में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लिखा कि भारत मंडपम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की शुरुआत होने जा रही है। उसके लिए राज्यों से हमारे चैंपियन दिल्ली के लिए हो चुके रवाना। 12 जनवरी यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में युवा साथियों के साथ लेंगे हिस्सा। विकसित भारत के लिए उनके विजन को सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर मनसुख मांडविया के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा, हमारे ज्यादा से ज्यादा युवा साथी राष्ट्र के नवनिर्माण का नेतृत्व करें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने संदेश में कहा कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इसी से जुड़ी एक अहम पहल, जिसे लेकर युवाओं का उत्साह देखते बन रहा है। मैं भी अपने संवाद को लेकर उत्सुक। अयोध्या में स्थित श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आज पहली वर्षगांठ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसे प्रतिष्ठा द्वादशी का नाम दिया। आज से 13 जनवरी तक राम मंदिर परिसर में 5 जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज सुबह 10 बजे से महाअभिषेकम के साथ इसकी होनी है शुरुआत। अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे के बाद श्री रामलला की महाआरती होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिष्ठा द्वादशी की अगुवाई करेंगे। 6 लाख मंत्रों का जप किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, आदित्य हृदय सूत्र, अर्थ वर्षीय आदि के पारायण भी होंगे। प्रार्थना मंडप में भगवान को राम सेवा भी दी जाएगी। इसके साथ ही संध्या काल में बधाई गीत सुनाए जाएंगे। गर्भगृह में बाहर श्री रामलला को अवधि बधाई गीत भी सुनाए जाएंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जिन संतों को नहीं बुलाया जा सका, उन्हें इस बार विशेष निमंत्रण दिया गया। इस बार अंगर टीले पर होने वाले विशेष कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया गया। इन 3 दिनों के लिए ट्रस्ट की ओर से कोई भी विशेष पास जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही आम जनता के लिए भगवान श्री राम के दर्शन की अवधि भी 1 घंटा बढ़ाई गई। अयोध्या के श्री विद्या भास्कर जी और गुजरात के रमेश भाई ओझा का प्रवचन होगा। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार। महाकुंभ में
करोड़ों श्रद्धालुओं पर्यटकों के लिए सुविधा दी गई है। साथ ही मेला क्षेत्र में स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई। गंगा की निर्मलता बनाए रखने के लिए कचरा प्रबंधन ने प्रभावी व्यवस्था की, जिसमें प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र का निर्माण प्राथमिकता में शामिल। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 152 करोड़ से ज्यादा की लागत से आधुनिक तकनीक और पारंपरिक तरीकों का सामंजस्य करते हुए स्वच्छता प्रबंधन के विशेष उपाय लागू किए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए 20,000 कचरा डब्बे लगाए गए, जो सोर्स पर ही कचरे को अलग करने की मदद करेंगे। इस प्रक्रिया में पुनरुपयोग और पुनर्चक्रण को मिलेगा बढ़ावा। पंजाब के लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत हुई। उन्हें रात 12 बजे गोली लगी, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक गोली लगने के बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी जांच की, जिसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जांच जारी है। पंजाब में आप पार्टी की सरकार है। राज्य में विधायक की हत्या से पंजाब की आप सरकार की कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल। लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से आपके विधायक गोगी 2022 में आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। उन्होंने पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान लुधियाना से 2 बार के पूर्व कांग्रेस विधायक भारत भूषण को हराया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी आज से 26 जनवरी तक प्रदेश भर में संविधान गौरव अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी के सीनियर नेता इस अभियान की शुरुआत करेंगे। संविधान गौरव अभियान के जरिए मोदी सरकार के कार्यों को गरीब, शोषित, वंचित वर्गों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ ही अभियान के जरिए बीजेपी अपने सभी सांसद, विधायक, मंत्रियों से लेकर संगठन के नेताओं को लगाने जा रही स्कूल, कॉलेजों में गोष्ठी, परिचर्चा, समाज के हर वर्ग में जाकर करेंगे वो चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज दरभंगा पहुंचेगी। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा को कई सारी सौगातें देंगे। दरभंगा में मुख्यमंत्री दोनार में रोड ओवर ब्रिज का शिलान्यास करने के अलावा दरभंगा में नए पुलिस भवन का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण 13 जनवरी तक चलेगा। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तीसरे चरण की यात्रा का भी शेड्यूल जारी। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री महादिन में 16 जनवरी से 27 जनवरी तक 7 जिलों का दौरा करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा। नोटिस के अनुसार प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत कुमार पांडे ने आयोग पर पिछले दिनों बगैर प्रमाण के गंभीर आरोप लगाए। बीपीएससी के वकील संजय सिंह ने बताया कि प्रशांत किशोर से आरोप के आधार में रिपोर्ट की मांग की गई। आरोप का आधार नहीं देने और बताने पर उनके विरुद्ध आईटी अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में बड़ा हादसा हुआ। सरगांव में स्मेल्टिंग प्लांट में साइलो संरचना ढह गई, जिसमें कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। बचाव और राहत कार्य किया जा रहा है। घायलों को इलाज के लिए बिलासपुर भेजा गया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बचाव अभियान 36 घंटे से अधिक समय तक चला और काफी मशक्कत के बाद साइलो संरचना को हटाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे के बचाव का कार्य आसानी से किया जा सकता है। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और ठंड की चपेट में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों में आज सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और पंजाब में आज रात और सुबह के समय घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन बारिश होने की संभावना। हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों में रविवार और सोमवार को घने कोहरे की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। साथ ही घने कोहरे की वजह से दिल्ली, एनसीआर समेत पंजाब में आज विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। सीधा असर यातायात परिचालन पर। कम विजिबिलिटी होने की वजह से पिछले सप्ताह से ही लगातार रेल और हवाई सेवाओं में देरी, वहीं गाड़ी चलाने वालों को भी काफी मशक्कत के साथ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 2024-25 के लिए पहले अग्रिम अनुमान में ये बताया गया कि चालू वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4%।
सरकार ने रबी विपणन सत्र 2025-26 के लिए 3 करोड़ टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा। राज्यों के खाद्य सचिवों से चर्चा के बाद खरीद लक्ष्य तय किया गया। कृषि मंत्रालय ने रबी फसल सत्र 2024-25 में 11 करोड़ टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना जताई। इस लिहाज से सरकार का गेहूं खरीद का ये लक्ष्य कहीं कम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण कंपनी सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तमिलनाडु इकाई में लैपटॉप की एक नई असेंबली लाइन की आधारशिला रखी। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DT न्यूज। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचदे ने सारे बाजी लोड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे लोड़ी दियां लख लख बधाइयां हो असली मसाले सच सच MDH हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच ने इक्विटी और ऋण साधनों सहित पूंजी बाजारों में कुल धन उगाही वित्त वर्ष 2025 में लगभग 21% बढ़कर 14 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान जताया। सेबी प्रमुख ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पिछले 9 महीनों में संस्थाओं ने इक्विटी से 3 लाख करोड़ से ज्यादा और ऋण बाजारों में 7 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए जुटाए, जिसमें कुल जुटाई गई राशि 10 लाख करोड़ के पार। राज्यों के भीतर माल परिवहन के लिए व्यवसायों की ओर से जारी ई-वे बिल की संख्या दिसंबर 2024 में बढ़कर 11 करोड़ के पार पहुंची। ये 24 महीने में रिकॉर्ड दूसरी बार है जिसमें सबसे ज्यादा ई-वे बिल जारी किए गए। GSTN पोर्टल के मुताबिक ई-वे बिल में सालाना आधार पर 17% और मासिक आधार पर 10% की तेजी रही। देश में औद्योगिक उत्पाद नवंबर 2024 में सालाना आधार पर 5.2% बढ़कर 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। दिल्ली हवाई अड्डा के संचालक डायल ने कहा कि 4 दशक पुराना टर्मिनल 2 नवीनीकरण कार्यों के लिए अगले वित्त वर्ष में 4 से 6 महीनों तक बंद रहेगा। DIAL ने एक विज्ञप्ति में कहा कि T2 का नवीनीकरण कार्य 2025-26 में शुरू होगा और वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद, जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 27% की वृद्धि के साथ 425 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। भारतीय रियल एस्टेट में पिछले वर्ष 11 अरब डॉलर का इक्विटी निवेश आया। ये सालाना आधार पर 54% अधिक है। देश के स्टार्टअप में 9 साल में फंडिंग 14 गुना से ज्यादा बढ़कर 115 अरब डॉलर तक पहुंची। स्टार्टअप इंडिया पहल के लॉन्च के बाद से 2024 के अंत तक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या 400 से बढ़कर 1.57 लाख से अधिक। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए राहत भरी खबर। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल से जुड़े हश मनी मामले में ट्रंप को बिना शर्त रिहाई की सजा सुनाई गई। ट्रंप को सभी 34 मामलों में बिना किसी पेनल्टी के सजा सुनाई गई। बिना किसी पेनल्टी के सजा का मतलब है राष्ट्रपति की जेल की सजा, प्रोबेशन या फिर कोई जुर्माना देने से बचना होगा। ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो किसी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद भी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप ने मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूटे बी गेडे ने डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे वाली बात शांति और एकता की अपील करते हुए कहा कि उनका देश अमेरिका का हिस्सा बनने की इच्छा नहीं रखता।
ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीनलैंड वॉशिंगटन के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन ग्रीनलैंड के लोग अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। डेनमार्क या अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगल की आग ने विकराल रूप ले लिया और इसके वजह से अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हुई। साथ ही आग के कारण हजारों लोगों को विस्थापित करना पड़ा। पेंटागन प्रवक्ता ने कहा कि नेशनल गार्ड के जवान और अन्य हवाई सहायता बल पहले से ही तैनात है। यदि कैलिफोर्निया राज्य के अधिकारी अनुरोध करें तो 500 जवान और 10 नौसेना हेलीकॉप्टर और लगाए जाएंगे। वहीं वॉलंटियर्स ने जंगल की आग के पीड़ितों को भोजन, कपड़े, स्वच्छता संबंधी वस्तुएं वितरित की। इस सप्ताह जंगलों में लगी आग को तीव्र गति से भड़काने वाली हवाओं के रुकने में आग पर काबू पाने में कर्मचारियों को कुछ सफलता मिली है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अपने शपथ ग्रहण के बाद वेनेजुएला की सेना से अटूट वफादारी की मांग की है। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी को हराया। सेमीफाइनल मुकाबला आज। भारत और आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीता। दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम की जीत में स्मृति मंधाना, प्रतीका रावल और तेजल का अहम योगदान। मंधाना ने 41 तो प्रतीका रावल ने 89 रन की पारी खेली। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वरुण आरोन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। तेज गेंदबाज वरुण का करियर चोट के चलते काफी प्रभावित रहा। वरुण ने टेस्ट और वनडे मिलाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 18 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने कुल 29 विकेट अपने नाम किए। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। ये दूसरी बार है जब उन्होंने संन्यास लिया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज सर जेम्स एंडरसन काउंटी क्रिकेट खेलने की तैयारी में। एंडरसन की लंकाशायर से बातचीत जारी। एफए कप के तीसरे दौर में एस्टन विला ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-1 से हराया। जीत के साथ चौथे दौर में बनाई जगह। स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में रविवार की देर बाद बार्सिलोना का सामना रियल मैड्रिड से। रियल मैड्रिड की कोशिश इस सीजन में तीसरे ट्रॉफी को अपने नाम करने की। कोस्टा रिका की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने माइगुएल हरेरा को अपना नया कोच नियुक्त किया। 2026 फीफा विश्व कप को ध्यान में रखकर की गई नियुक्ति। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर मार्कस रैशफोर्ड रविवार को आर्सेनल के खिलाफ होने वाले एफए कप के तीसरे दौर के मुकाबले के लिए टीम में होंगे उपलब्ध। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने डोपिंग मामले की सुनवाई केस में अप्रैल में शुरू होनी है वो सुनवाई। सिनर ने कहा फिलहाल उनका पूरा ध्यान ऑस्ट्रेलियन ओपन पर। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन रविवार से होंगे शुरू। नोवाक जोकोविच की नजर 11वीं बार खिताब जीतने पर। स्पेन के कार्लोस अल्काराज भी बड़े नाम के तौर पर सामने होंगे। पिछले 3 बार से क्वार्टर फाइनल में आगे नहीं बढ़ पाए। महिला वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आर्याना सबैलेंका अमेरिकी स्लोवेन स्टीफन्स के खिलाफ करेगी अभियान की शुरुआत। लगातार 3 ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाली पहली महिला बनने का लक्ष्य रहेगा सामने। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग के पीड़ितों की मदद के लिए आ गई सिंगर दुआ लिपा। सिंगर ने एक भावुक पोस्ट किया और आग को बहुत ही भयावह और दुखद बताया। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और सिंगर पेरिस हिल्टन का घर भी कैलिफोर्निया की जंगल में लगी आग की वजह से हुआ खाक। सिंगर ने सोशल मीडिया पर दुख किया जाहिर। अमिताभ बच्चन और टेलीविजन चैनल सोनी के प्रबंधन के बीच एक तनाव अपने चरम पर। पुराना धारावाहिक सीआईडी ने आते ही बार बार टल रही गेम केबीसी की शूटिंग। जुनैद खान और खुशी कपूर की फिल्म लाव्यापा का ट्रेलर जारी। फिल्म 7 फरवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म लाव्यापा के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर पहुंचे आमिर खान। इस मौके पर आमिर ने कहा कि वो श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन हैं और जब उन्होंने फिल्म में खुशी कपूर को देखा तो लगा कि वो श्रीदेवी को देख रहे हैं। इंडो जापानीज एनिमेटेड फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 24 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में 33 साल बाद रिलीज की जाएगी। वहीं इसकी पटकथा लेखक विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी।
सोनू सूद की फिल्म फतेह ने रिलीज के पहले दिन 1.64 करोड़ रुपए का किया कारोबार। सोनू सूद के ने ओपनिंग डे में फिल्म की टिकट का दाम मात्र 99 रुपये रखा था। एपीजे कोलकाता साहित्य महोत्सव हुआ शुरू। इसका उद्घाटन मशहूर गायिका भारतीय पॉप आइकन उषा उत्तुप ने किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से साहित्य से जुड़ने का आग्रह किया। अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी की तैयारी में जुटी कंगना रनौत ने बॉलीवुड के बड़े निर्देशकों के बारे में कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि निर्देशकों का महिला किरदारों के प्रति व्यवहार उन्हें पसंद नहीं। अभिनेत्री कंगना अनुपम खेर की मां दुलारी से मिलने उनके घर पहुंची, जहां उन्होंने अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी के लिए आशीर्वाद दिया। वामिका गब्बी ने अक्षय कुमार के साथ जयपुर में शुरू की फिल्म भूत बंगला की शूटिंग। वामिका ने सोशल मीडिया पर अपना फिल्मी लुक किया जारी। आर माधवन की फिल्म हिसाब बराबर का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म का प्रीमियर 24 जनवरी को ZEE5 पर। शाहरुख खान ने दिनेश विजन की फिल्म चामुंडा का ऑफर ठुकराया। शाहरुख को चामुंडा में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी। जहान कपूर अभिनीत थ्रिलर वेब सीरीज ब्लैक वारंट के निर्माताओं ने मुंबई में फिल्म की स्क्रीनिंग का भव्य आयोजन किया। इस दौरान रणबीर कपूर अपने कजन भाई जहान को सपोर्ट करने के लिए स्क्रीनिंग पर आए नजर। हिना खान को अपने 3rd स्टेज कैंसर का पता चलने के बाद जल्द ही 1 साल होने वाला। इस पर अभिनेत्री ने कहा कि 2024 और 25 के बीच का अंतर यह है कि वो केवल मजबूत हुई। और एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।